इस वीडियो में दोस्तों बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर का थर्ड यूनिट डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों साथ में ही अगर आपको थर्ड पेपर के कंप्लीट यूनिट्स को देखना है तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट में बीएड फर्स्ट ईयर की अलग से प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और आप यूनिट बाय यूनिट अलग अलग वीडियोज़ में सारी जानकारी ले पाएंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाएंगे। इस वीडियो में थर्ड यूनिट को डिस्कस करेंगे तो वीडियो पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। दोस्तों थर्ड यूनिट का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण के कार्य भी आपको बताने हैं। तो सबसे पहले संप्रेषण की परिभाषा के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो संप्रेषण शब्द जो है अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का पर्यायवाची है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से मानी जाती है जिसका अभिप्राय कॉमन या फिर सामान्य है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संप्रेषण में व्यक्ति परस्पर सामान्य समझ स्थापित करने व उसके आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अतः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त संदेशों को समान अर्थों में समझने और प्रेषण करने के उपयोग में करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों लीगन्स के अनुसार एक परिभाषा दी गई है जिसमें देखिए संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार से विनिमय करते हैं कि सभी प्राप्त संदेशों को सामूहिक रूप से समझ लेते हैं। संप्रेषण द्वारा संदेश प्रेषक तथा संदेश ग्राहक के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। लुगिन्स एवं विगल के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों, निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तों में परिवर्तन किया जाता है। एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति चेतन या अचेतन के रूप में दूसरों से संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों अथवा साधनों द्वारा प्रभावित करता है। इस परिभाषा में गत्यात्मक प्रक्रिया से अभिप्राय व्यक्तियों की अंतःक्रिया प्रकृति से है। संज्ञानात्मक ढांचे से अभिप्राय व्यक्तियों की क्रियाओं, मूल्यों आदि से है। सांकेतिक ढंग से अभिप्राय मौखिक लिखित भाषा के संवहन तथा शारीरिक हाव भाव, वेशभूषा तथा अन्य अशाब्दिक अभिव्यक्ति से है। स्पष्ट है कि संप्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है तथा इसमें परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना भी आवश्यक है। अब बात करते हैं संप्रेषण के कार्यों की। पहले देखिए संप्रेषण के सर्वोच्च कार्य मानवीय तथा सामाजिक पर्यावरण को बनाए रखना है। इसके लिए संप्रेषण पर्यावरण को सजीव बनाए रखने, उनमें संबंध रखने तथा सजीवों के परस्पर संबंधों में गत्यात्मक एवं प्रभावशीलता बनाए रखने में कार्यरत है। डायर के अनुसार संप्रेषण के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। तो पहला है सूचना प्रदान करना, दूसरा है निर्देश या आदेश प्रसारित करना, तीसरा है परस्पर विश्वास जागृत करना, चौथा है समन्वय स्थापित करना। तो इस तरह से आपको संप्रेषण के बारे में भी जानकारी रखनी है। और इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न आयामों को समझाइए। तो लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी के निम्नलिखित 3 रूप बताए हैं। पहला रूप है शैक्षिक तकनीकी प्रथम अथवा हार्डवेयर उपागम, दूसरी है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा सॉफ्टवेयर उपागम, तीसरे नंबर पर है शैक्षिक तकनीकी तृतीय अथवा प्रणाली विश्लेषण। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। पहला हमारे सामने है शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम। इसको कठोर शिल्प उपागम भी कहते हैं। यह इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आधारित है जिसका आधार इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है। इस उपागम का जन्म अभियंत्रण तकनीकी व भौतिकी विज्ञान से हुआ है। आई के डेविस के अनुसार शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर शिल्प उपागम व शिक्षक प्रणाली में भौतिक विज्ञान का उपयोग है। इसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को धीरे धीरे मशीनीकरण कर रहे हैं। इसके द्वारा कम से कम पैसे में कम से कम समय में अधिकाधिक विद्यार्थियों को शिक्षित करने में मदद मिलती है। कठोर शिल्प उपागम में क्रियाशील पिक्चर, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर, रेडियो, ग्रामोफोन, बंद सर्किट टेलीविजन आदि सभी आते हैं। इन सभी का उपयोग करके प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इससे शिक्षण में बच्चों की रुचि को भी एक नया नाम सापेक्षित तकनीकी दिया गया है। इसके बाद में दूसरे बिंदु की चर्चा करते हैं शैक्षिक तकनीकी द्वितीय पक्ष अथवा सॉफ्टवेयर उपागम। इसको कोमल शिल्प उपागम भी कहते हैं। इसको अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी व शिक्षण तकनीकी का नाम भी दिया गया है। तकनीकी के इस रूप में अभियंत्रण की मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। डेविस ने लिखा है कि शैक्षिक तकनीकी का मुख्य संबंधन अभिक्रमित अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों से है। इसमें कार्य विश्लेषण, लेखन, उद्देश्यों का संक्षिप्तीकरण, वांछित अधिगम कौशलों का चुनाव, प्रबलन तथा सही अनुक्रिया तथा मूल्यांकन निहित होते हैं।
आर्थर मेल्टन के अनुसार शैक्षिक शिल्प अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित है और यह अनुभव प्रदान करने वांछित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का श्री गणेश करती है। यह उपागम व्यवहारवाद पर आधारित है। इसमें मशीनों का प्रयोग पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु करते हैं। शिक्षक एवं अधिगम के सिद्धांतों का उपयोग करना ही यह उपागम है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है शैक्षिक तकनीक की तृतीय या फिर प्रणाली विश्लेषण। इस उपागम को प्रबंध तकनीकी उपागम भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रबंध, प्रशासन आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार रहता है। इसमें शैक्षिक प्रशासन व प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक व परिमाणात्मक ढंग से अध्ययन किया जाता है। इसके प्रयोग द्वारा शैक्षिक प्रशासन, प्रबंध व शैक्षिक प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। लुम्सडेन के द्वारा शैक्षिक तकनीकी के बताए गए प्रकारों के अतिरिक्त इसके प्रकार और भी बताए गए हैं जो कि निम्न प्रकार से है। पहला है शैक्षिक तकनीकी, जिसमें देखिए जिस तकनीकी से अध्यापक अपने अध्यापन को अधिकाधिक प्रभावशाली बनाता है उसे शिक्षण तकनीकी कहते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षण तकनीकी वह शाखा है जो शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ाती है और शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक समृद्ध बनाती है। डॉक्टर R.A. शर्मा के अनुसार शिक्षण तकनीकी यह एक ऐसा विचारधारा है जो शिक्षण कला को अधिक स्पष्ट, सरल, वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक बनाती हुई छात्रों व शिक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। साथ ही यह शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाती है, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक व प्रयोगात्मक भी बनाती है, जिससे छात्र, शिक्षक और समाज सभी लाभान्वित होते हैं। इसी के साथ में डेविस के अनुसार नए स्वरूप के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण एक नवीन मानसिक ढांचा चाहता है जिसके द्वारा निर्णय युक्त परिवर्तन तथा नवीन पद्धति का निर्माण किया जा सके। इस प्रकार शिक्षण तकनीकी वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रयोग से शिक्षण कला को अधिक रोचक, स्पष्ट, सरल, व्यवहारिक व प्रयोगात्मक बनाता है। इसके कक्षा, व्यवहार व पाठ्य वस्तु दोनों शामिल हैं इसके अंतर्गत। और शिक्षण अधिगम की इस प्रक्रिया में शिक्षण को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तो 4 चरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला है नियोजन, जिसमें देखिए पाठ्य वस्तु को विश्लेषण करके उद्देश्यों का निर्धारण करके उनको स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। और दूसरा है व्यवस्था या संगठन, इसमें अधिगम अनुभवों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों, प्रविधियों आदि का चयन करता है। साथ ही साथ आवश्यक साधन सामग्रियों का चयन करके प्रभावपूर्ण वातावरण निर्मित करता है। तीसरा है मार्गदर्शन, इसमें अध्यापक विद्यार्थियों को प्रेरित करता है जिससे कि वे शिक्षण में रुचि ले सकें और अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। चौथा है नियंत्रण, इसमें देखिए मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का प्रयोग करके यह देखते हैं कि किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी है। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड नंबर पर अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन केवल ज्ञानात्मक पक्ष ही है, अर्थात इसमें शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया आवश्यक नहीं, यह केवल स्मृति स्तर तक की क्रिया है। शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है। डॉक्टर K.P. पांडेय ने लिखा है कि शिक्षण एवं अनुदेशन शिक्षा क्रिया के प्रमुख स्वरूप है। जब शिक्षक किसी विषय वस्तु का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्रों में अत्यंत सूझबूझ के साथ में आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हुए छात्रों के मध्य स्वयं तथा अन्य के संदर्भ में अंतर विनिमय करता है तो इसे शिक्षण कहा जाता है। केवल सूझबूझ को दृष्टिगत रख करके जब विचारों या भावों का अंतर विनिमय संपन्न होता है तो इसे अनुदेशन की संज्ञा दी जाती है। कक्षा शिक्षण की अधिकांश परिस्थितियों का अनुदेशन का रूप धारण करती है जिसमें शिक्षक किसी विषय या समस्या को छात्रों तक अपने संभाषण, निर्वचन एवं व्याख्याओं आदि के माध्यम से संप्रेषित करता है और इसमें अवबोध विकसित करता है। यहाँ ध्यान देना होगा कि शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन का पहलू होता है जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी की अंतःक्रिया में सर्वाधिक रूप से विद्यमान होता है। यद्यपि अनुदेशन तकनीकी शिक्षण को सरल, स्पष्ट, रुचिकर व प्रभावशाली बनाने में अवश्य सहायक होती है, लेकिन अनुदेशन तकनीकी शिक्षण का स्थान कभी नहीं ले सकती क्योंकि शिक्षण द्वारा ही शिक्षण कार्य ठीक से किया जा सकता है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है व्यवहार तकनीकी। इसमें देखिए व्यवहार तकनीकी यह बताती है कि अधिगम एवं सिखाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए तो इससे विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सकते हैं। अध्यापकों के व्यवहारों का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करके आवश्यकतानुसार इनके व्यवहार में सुधार कर सकते हैं। म्यूकस व स्मिथ के अनुसार शिक्षक व्यवहार यह एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो छात्रों के कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसके बाद में स्किनर के अनुसार देखिए व्यवहार मानव की गति या किसी संदर्भ संरचना में इसका अंश है जिसे व्यक्ति अपने उद्देश्यों या शक्तियों के क्षेत्रों से प्राप्त करता है। व्यवहार तकनीकी में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विशेष व्यवहार को देखते हैं जैसे शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन, प्रशासन, अभिप्रेरणा, औद्योगिक सुरक्षा, वाणिज्य आदि विभिन्न क्षेत्रों के व्यवहार तकनीकी को देखते हैं। इसके बाद में देखिए चौथा बिंदु है अनुदेशनात्मक रूपरेखा। शिक्षण में अनुदेशन की रूपरेखा का मुख्य स्थान है।
अनुदेशन की प्रक्रियाओं के आयोजन के अनेक प्रकार की रूपरेखाओं की रचना की जाती है। अधिगम के सिद्धांत के साथ साथ शिक्षण की परिस्थितियों, कार्यों और साथ ही साथ उनके उपकरणों व नवीन उपागमों का भी विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने में मुख्य स्थान है। इन सभी के सम्मिलित रूप को अनुदेशन की रूपरेखा कहते हैं। अनुदेशात्मक रूपरेखा के अंतर्गत निम्नलिखित उपागमों का भी विकास हुआ है। पहला है प्रशिक्षण मनोविज्ञान, दूसरा है संप्रेषण मनोविज्ञान, तीसरा है प्रणाली विश्लेषण। इसके बाद में दोस्तों अनविन के अनुसार एक परिभाषा दी गई, एक प्रणाली विभिन्न अंगों का वह योग है जो स्वतंत्र या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए अपनी आवश्यकताओं पर आधारित वांछित परिणामों को प्राप्त कर सके। इतना आपको दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है, तो क्या करना है आपको कुछ मेन इनके बिंदुओं को याद रखना है और आप एग्जाम में फिर अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसमें आप लिख पाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न, अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कक्षा कक्ष संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा कक्ष संप्रेषण का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, कक्षा कक्ष संप्रेषण से तात्पर्य है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए संप्रेषण से होता है। शिक्षक संदेश देने वाला व्यक्ति तथा छात्र संदेश ग्रहण करने वाला होता है। यह संदेश कोर्स की विषय वस्तु से या सहगामी क्रियाओं से संबंधित होता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रभावशाली कक्षा कक्ष संप्रेषण होना अनिवार्य है। अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक पाठ्य वस्तु के विश्लेषण के साथ साथ विभिन्न प्रकार की संप्रेषण युक्तियों का प्रयोग करता है। तो कक्षा कक्ष संप्रेषण से आप एक बात समझ पा रहे हैं कि शिक्षक जो है संदेश देने वाला व्यक्ति है और छात्र संदेश ग्रहण करने वाला होता है। तो ये वाली लाइन अगर आपको याद रहती है तो बाकी की लाइन्स आप यहाँ पर जोड़ करके लिख दोगे, अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर आप लाइन बना दोगे। इसके बाद में देखिए, शिक्षक तथा छात्रों को एक साथ बांधे रखने में, उन्हें प्रभावित करने में अहम भूमिका यह कक्षा कक्ष संप्रेषण निभाता है। शिक्षक सैद्धांतिक रूप से शिक्षण हेतु अपनी पाठ्य योजनाएं बनाता है। शिक्षण विधियों, नीतियों, प्रविधियों आदि के प्रयोग पर विचार करता है और अपने विचार तथा योजनाओं के अनुसार शिक्षण हेतु उचित संप्रेषण का प्रयोग करके छात्रों को विषय वस्तु समझने में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, कक्षा संप्रेषण में अधिकतर द्विध्रुवीय संप्रेषण का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार संप्रेषण छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। वे अपनी शंकाएं शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर उनका समाधान प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक को भी संप्रेषण के माध्यम से अपने शिक्षण के प्रति छात्रों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। इसके बाद में देखिए, कक्षा कक्ष संप्रेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित के मध्य होती है। पहला है शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा है विषय वस्तु या फिर जो संदेश उनके बीच में आदान प्रदान जिस संदेश का हो रहा है। तो ये 3 बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। तो पहला हम बात करते हैं शिक्षक के बारे में। तो कक्षा कक्ष की संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक संदेश वाहक या एनकोडर की भूमिका निभाता है। वह पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने हेतु शाब्दिक या अशाब्दिक माध्यम से कथन प्रस्तुत करता है, जिसे विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किया जाता है। कक्षा कक्ष में संप्रेषण प्रक्रिया शिक्षक द्वारा संदेश स्रोत से प्रारंभ होती है। शिक्षक विषय सामग्री को स्पष्ट करते हुए अपनी प्रक्रिया जानता है तथा उसके फलस्वरूप पुनः एनकोडर की भूमिका निभाते हुए अपने शिक्षण कार्य को करता है, और इस प्रकार से शिक्षक कक्षा कक्ष संप्रेषण की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड पॉइंट, विद्यार्थी के ऊपर। कक्षा कक्ष संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा जो विषय वस्तु या संदेश प्रेषित की जाती है वह विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की जाती है। अर्थात कक्षा कक्ष में विद्यार्थी प्राप्तकर्ता या डिकोडर की भूमिका निभाते हैं। वह शिक्षक द्वारा स्पष्ट की गई विषय सामग्री को समझ करके उसके प्रति वांछित प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। कक्षा कक्ष में विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई विषय सामग्री संदेश की प्राप्ति ही संप्रेषण प्रक्रिया की पूर्णता मानी जाती है। तो इस तरह से एक डायग्राम के माध्यम से आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि संदेश वाहक कौन है, शिक्षक है, और यहाँ पर माध्यम है और ये संदेश जो है इसको भेजने के लिए शिक्षक इसका माध्यम है, निर्माण करता है, लिखता है और प्रसारित करता है। संदेश की विषय वस्तु के जो माध्यम है वो संदेश जो प्राप्त करता है छात्र के पास, प्रसारित करता है, पढ़ता है, व्याख्या करता है और समझ जाता है। तो इस तरह से आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझ करके ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, तीसरा बिंदु आता है विषय सामग्री या फिर संदेश का। तो इसमें देखिए, कक्षा कक्ष संप्रेषण प्रक्रिया में पाठ्य की विषय सामग्री संदेश की भूमिका निभाती है। शिक्षक द्वारा जो पाठ छात्रों को पढ़ाया जाता है वह संदेश की श्रेणी में सम्मिलित होता है। शिक्षक अपने संदेश या फिर विषय सामग्री को जिन माध्यमों चैनल द्वारा छात्रों तक पहुंचाता है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कार्य हेतु शिक्षक श्यामपट्ट, श्रव्य दृश्य सामग्री, शाब्दिक या अशाब्दिक आदि माध्यमों का प्रयोग करता है, जिससे वह विषय सामग्री स्पष्ट तरीके से समझा सके। इसके बाद में देखिए, कक्षा कक्ष संप्रेषण में ये माध्यम जो है छात्रों में रुचि का विकास करते हैं, जिससे छात्रों को पाठ के प्रति आकर्षित किया जा सके।
आगे है, इस प्रकार से कक्षा कक्ष संप्रेषण की प्रक्रिया मुख्यतः शिक्षक, छात्र तथा विशेष सामग्री संदेश के मध्य होती है, जो छात्रों को उचित अधिगम हेतु तत्पर करती है। कक्षा कक्ष संप्रेषण की प्रक्रिया को एक मॉडल के द्वारा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। उपयुक्त मॉडल में सर्वप्रथम संदेश देने वाला व्यक्ति संदेश का निर्माण करता है, लिखता है और उसे आवश्यकतानुसार प्रसारित करता है। यह संदेश या विषय वस्तु सूत्र के रूप में है या अन्य किसी शाब्दिक अथवा अशाब्दिक माध्यम के द्वारा संदेश ग्रहण करने वाले व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। संदेश ग्रहण करने वाला प्राप्त संदेश को पढ़कर के उसे समझता है और आवश्यकतानुसार प्राप्त संदेश के अनुकूल उचित माध्यम से संदेश वाहक तक अपना प्रत्युत्तर पहुंचाता है। इस मॉडल के अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश के प्रत्युत्तर दोनों का ही समावेश रहता है, जो मॉडल हमने अभी पीछे देखा है। इसके बारे में बात करते हैं। आगे देखिए, कक्षा में शिक्षक तथा छात्र एवं छात्र के मध्य शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण होता है। शिक्षक द्वारा कक्षा में स्वापोक्रम तथा अनुक्रिया के प्रवाह का निरीक्षण किया जाता है तथा इसमें शाब्दिक अंतःक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जब शिक्षक स्वापोक्रम करता है तब छात्र अनुक्रिया करता है, जब छात्र स्वापोक्रम करता है तब शिक्षक अनुक्रिया करता है। इस प्रकार से शाब्दिक संप्रेषण से छात्र तथा शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया होती है। फ्लेंडर्स ने इस विधि के द्वारा होने वाली सभी शाब्दिक व्यवहारों को 3 भागों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। पहला है शिक्षक कथन, दूसरा है छात्र कथन और तीसरा है मौन। इसके बारे में भी दोस्तों हमने पिछले यूनिट में डिस्कस किया था, फ्लेंडर्सन के बारे में। तो अगर आपने सेकेंड यूनिट को ठीक से पढ़ा है तो फ्लेंडर्स की बात हमने वहाँ पर करी है, तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक शिक्षण कथन के अंतर्गत इसके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। छात्र व्यवहार के अंतर्गत छात्र कथन अनुक्रिया, छात्र कथन स्वापोक्रम, मौन या विभ्रांति इत्यादि आते हैं। चार्ल्स एम गवावे ने 1960 में अशाब्दिक अंतःक्रिया के मापन हेतु फ्लेंडर्स विधि की सहायता से वर्ग प्रणाली का प्रयोग किया। अशाब्दिक व्यवहार शिक्षक की वास्तविक भावनाओं एवं शिक्षण स्वरूप को प्रस्तुत करता है, परंतु अधिकांश शिक्षकों को अपने शिक्षण के अशाब्दिक व्यवहार के संबंध में जानकारी नहीं होती है कि वे क्या और किस प्रकार से अशाब्दिक संप्रेषण करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थर्ड यूनिट के डिस्कस कर लिए हैं। आगे आने वाले वीडियोज में हम चौथा और पांचवा यूनिट भी डिस्कस करने वाले हैं। और कंप्लीट थर्ड पेपर को देखने के लिए दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपके यहाँ पर सारे यूनिट आप एक साथ देख पाएंगे और बाकी की जो आने वाले पेपर्स हैं उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।